देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें लेकर मैं आ गया हूं। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। फाइनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। फाइनल प्राइम टाइम में आज हम आपको दिन भर की वो बड़ी खबरें दिखाएंगे जो सुर्खियां बनी रही। साथ ही कल क्या होने वाला है ये भी बताएंगे। देश दुनिया में क्या हलचल मची हुई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर राज्य, हर जिले की हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे में आप लगातार देखते रहेंगे। लेकिन ये खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां आशा किरण शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत के मामले में बवाल मचा है। इस शेल्टर होम में होने वाले इन 14 बच्चों की मौत पिछले 20 दिनों में हुई है। इस साल की शुरुआत से लेकर इस शेल्टर होम में अब तक 27 मौतें हो चुकी है। इस मामले में सामने आने के बाद से दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर है। मामले की तहकीकात की अंदर जाके, और ये बच्चों की मौत का जो लगातार मामला सामने आ रहा है उसके पीछे कुपोषण और दूसरा जो डायरिया और जो उनको एक प्रकार से कंटेमिनेटेड वाटर से जो भी उन्होंने खाया पिया और पानी पिया, उसके कारण ये 32 बच्चे यहाँ से पिछले कुछ दिनों में एडमिट हुए थे, जिसमें से 14 लोगों की मौत हो गई। उसमें एक माइनर है, 6 लेडीज हैं और बाकी मेल है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक सेंटर से एबनॉर्मली बीमार हो रहे हैं और उनको अस्पताल में एडमिट कराया जा रहा है और वहां पर उनकी एक एक करके डेथ हो रही है, तो प्रशासन जागा क्यों नहीं? क्या कदम उठाए गए सरकार के द्वारा? आशा किरण शेल्टर होम से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। शेल्टर होम का मेन्यू कार्ड सामने आ गया है। एनसीडब्ल्यू ने आरोप लगाया था कि शेल्टर होम में गंदा खाना मिलता है, शेल्टर होम में संक्रमित पानी दिया जा रहा है। यह आरोप एनसीडब्ल्यू के द्वारा लगाया गया था, जिसके बाद में अब ये मेन्यू कार्ड सामने आ चुका है कि क्या क्या खाने में दिया जा रहा था। डायरिया इसीलिए हुआ है क्योंकि पानी ठीक नहीं है, कंटेमिनेटेड वाटर है यहाँ पर। और मेरे ख्याल आतिशी जी के पास है ये डिपार्टमेंट। अगर पानी यहाँ पर ठीक नहीं है तो आतिशी जी किस चीज का वो कराएंगी, इंक्वायरी कराएंगी मैजिस्ट्रेट से, तो मुझे नहीं मालूम। मैम, आशा किरण की तरफ से आतिशी जी को 8 महिलाएं, एक बच्चा, 38 अभी 2-3 महीने में। एनसीडब्ल्यू के आरोपों पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि रिपोर्ट आने से पहले इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि अभी ये कहना कि प्राथमिक तौर पर क्या कारण है, ये उचित नहीं होगा। ये इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है, हमें भी किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास करना और अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इनमें से कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज थी। और अगर आप देखिए कि कई ऐसे जो कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, उनमें से कुछ लोग इस महीने से पहले जून से ही हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। इस पूरे मामले को और बारीकी से जानने के लिए जब हम रोहिणी के एसडीएम के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुना। से पूछा, जो उसका देखभाल करते हैं, जो इंचार्ज हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी एडमिट किया कि संख्या तो ज़्यादा हुई है, और लेकिन चूंकि बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं तो एग्जैक्ट रीजन वो लोग नहीं बता पाए, और उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। अब बात देश के अलग अलग राज्यों में बारिश से हुई तबाही के बारे में। देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बाढ़ जैसे हालात हैं। जहां लैंडस्लाइड हो रही है वहां तबाही मच रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा केरल से आई आपदा के बाद अब भी वहां शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है।
मंडी में 2 और बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। बता दें कि बुधवार देर रात हिमाचल प्रदेश में 5 जगहों पर बादल फटा था, जिसके बाद से इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। रेस्क्यू के साथ साथ इन इलाकों में शवों के मिलने का सिलसिला भी जारी था। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें आप उसी बादल फटने की जगह की देख रहे हैं, जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। अब बात उत्तराखंड में बारिश से हुई तबाही के बारे में। उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर क्या हाल है, किस तरह चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग तक किस तरह बादल फाड़ तबाही मची हुई है, 5 तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग, टिहरी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, हरिद्वार, इन 5 जगहों पर किस तरीके की तबाही मची हुई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने, हर जगह तबाही, पानी, बारिश और लोगों के फंसे रहने की, उनके घर तक पहुंचने की तस्वीरें। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने के बाद से ही यहां कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है। घरों को भी नुकसान पहुंचाए मदद के लिए अब अस्थायी पुल बनाए गए हैं। इसके बाद लगातार जो बादल फटने के बाद से शवों का मिलने का सिलसिला है, वो भी जारी है। यहां 3 लोगों के शव मिले हैं। हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची है और तबाही की तस्वीरें कैमरे में कैद की हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बद्रीनाथ केदारनाथ को जोड़ने वाला पुल इस समय ढह चुका है। जल प्रलय कल देर रात आता है और अपने साथ पूरी तरह उस पुल को बहाकर ले जाता है। इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन के द्वारा। कल यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, मैं वो भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि वो जो पुल था वो कहाँ पे था। देखिए, ये गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाला पुल था। जो श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री से दर्शन करके आते थे, उसके बाद वो इस पुल से, देखिए तस्वीरें बेहद खतरनाक है, बेहद डरावनी है। यहाँ पे कल देर शाम एक फ्लड आता है, जिसके बाद बेहद मात्रा में बड़े बड़े बोल्डर आते हैं और इस पुल को उड़ाकर अपने साथ मिल जाते हैं। देखिए जो तस्वीरें हैं वे बेहद ज़्यादा खतरनाक हैं, बेहद ज़्यादा डरावनी हैं। यहाँ पे जो पुल होता था आज वो बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। जगनियाली वही गांव है जहां पर कल 3 लोग बहकर जिनकी मौत हो गई थी। आपदा ने यहां पर इतना कहर बरपाया कि 3 लोगों की तो जान चली गई और एक अभी भी मिसिंग है। देखिए जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं वे बेहद खतरनाक हैं और हम जगनियाली में हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पे जमीन है पूरी दलदल बन चुकी है, क्योंकि पानी की अधिकता मात्रा आती है और यहाँ पर अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। देखिए ये एक सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये घर देखिए, ये एक रेस्टोरेंट नुमा घर हुआ करता था। सड़क पे ये रेस्टोरेंट चलाते थे और जब पानी की तेजी आई और बहाव आया, वो पूरे इस रेस्टोरेंट को बहाकर अपने साथ इन 3 लोगों को यहाँ पे ले आया। अभी हमने आपको दिखाया कि उन 3 लोगों की लाश जो मिलती है, उनकी जो बॉडी मिलती है, वो यहीं इर्द गिर्द मिलती है। ये अपने आप में बेहद डरावनी तस्वीर है जो टिहरी में जगनियाली गांव में देखने को मिल रही है। और देखिए हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से ये कर दिखा रहे हैं कि आखिर जगनियाली में हुआ क्या। हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना था कि बादल फटने की घटना के बाद अचानक से पानी आता है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। कैमरामैन सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ न भारत, जगनियाली। तबाही की इस तस्वीर के बाद बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। करोल बाग की लाइब्रेरी में एक लड़की को करंट लगा है। लड़की का नाम वानी है। करंट लगने से वो हाफ पैरालाइज हो गई है। वानी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गई थी। वानी बिल्डिंग पे बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी और उसी लाइब्रेरी में वो जब पढ़ने के लिए गई तो उसे करंट लगा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त लाइब्रेरी में कई और बच्चे भी मौजूद थे, मगर वानी ने जैसे ही पंचिंग के लिए लाइब्रेरी की बायोमेट्रिक मशीन को छुआ तो उसे करंट लग गया, जिसके बाद वो हाफ पैरालाइज हो गई। फिलहाल वानी के घर वाले उसे अपने साथ
होम टाउन बरेली ले गए हैं, जहां अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना सामने आने के बाद ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है। करोल बाग में एक और करंट लगने की मामला सामने आ रहा है। दरअसल यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट्स लाइब्रेरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बच्ची थी जिसको करंट लगा था, जिसके बाद वो हाफ पैरालाइज हो गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। आप इसी ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी में पढ़ती हैं? जी, मैं यहीं पे पढ़ती हूँ। कितने साल से पढ़ती हैं? अब मेरे को अभी 2-3 मंथ हुए हैं। ये क्या घटना थी, कब हुई थी? एक्चुअली ये 1 to 2 वीक्स अगो हुई थी। यहाँ पे बारिश हो रहा था तो थोड़ा सा पानी अंदर चला गया था, तो जैसे थोड़ा जो बायोमेट्रिक होता है ना, उसमें हल्का सा करंट आ गया था, तो उस वजह से उनको गेट पे से करंट लगा था। कहाँ की रहने वाली थी लड़की, कुछ जानकारी? बरेली में भी, और बाकी पीजी में यहीं पे रहती थी पास में। आप लोग जब ये घटना हुआ तो मौजूद थे? जी, मैं वहाँ पे मौजूद थे, सब मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ ले गए थे उनको? उसके बाद मैंने ही हैंडल करा था। फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा ना नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी थी। उसके बाद जब वो नॉर्मल नहीं हुई थी तो उनको हॉस्पिटल भेजा था। अभी क्या स्थिति है, कुछ बात हुई आप लोगों की? अब तो बेहतर है, वो पहले से काफी बेहतर है। वो जो वीडियो था वो उसी टाइम का था, बट नाउ शी इज वेल नाउ। कहाँ पे ले गए थे, किस अस्पताल के अंदर? यहाँ पे वो आरएमएल ले गए थे। यहाँ पे आरएमएल ले गए थे, फिर बरेली में वो अपने होम टाउन में लेके गए थे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपका नाम क्या है? वानी, सॉरी, श्वेता। और उनका नाम क्या था? वानी। बिल्कुल। तो ये श्वेता जी हैं, इसी लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी। बता रही हैं कि 2 वीक पहले ये पुराना मामला था। ये लाइब्रेरी है, देखिए आपको नजर आएगा, यही ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी है और यहीं पे लगभग 2 सप्ताह पहले ये घटना हुई थी। और यहाँ आप देखेंगे तो अब एमसीडी ने बाकायदा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर स्टिकर जो है वो चिपका दिया है, पैम्पलेट लगा दिया है, जिसमें लिखा हुआ है सो कॉल्ड नोटिस अंडर सेक्शन 345A। और अगर आप इसको देखेंगे तो लिखा रहा है कि वेयर एज इट हैज बीन ब्रॉट टू माई नोटिस दैट प्रॉपर्टी नंबर 9A/22 बेसमेंट करोल बाग न्यू दिल्ली हैज बीन सीन टू बी यूज्ड फॉर लाइब्रेरी इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स लाइब्रेरी, जो कि इस लाइब्रेरी का नाम है। और ये जो मास्टर प्लान है 2021 का, उसको वायोलेट करता है। और देखिए यहाँ पर इसको सील करने के लिए लिखा हुआ है, इशूड अंडर माई हैंड एंड सील ऑन दिस 31st डे ऑफ जुलाई 2024, अभिषेक कुमार मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर करोल बाग जोन। तो इसको जो है वो सील कर दिया गया है 31 तारीख को। दिल्ली राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग बनाई जा रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने संसद में चक्रव्यूह वाला भाषण दिया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 29 जुलाई को संसद सत्र के दौरान बजट पर लोकसभा में भाषण दिया था। इसी दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल गांधी के बयान का आज गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। वहीं आरजेडी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई है। मनोज झा बोले, राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका एलओपी इतना बड़ा झूठ बोलता हो, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही, सदन के बाहर भी झूठ बोल करके एक नया नैरेटिव चेंज करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चुनौती के साथ राहुल गांधी को कहता हूं कि आप बताओ कि कौन व्यक्ति तुम्हें फोन किया, कौन व्यक्ति आपको ये इनसाइडर है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। मैं क्यों कह रहा हूं, ये गंभीर विषय है। 2 बजे रात का ट्वीट है, तो जाहिर तौर पर सिस्टम से ही किसी ने बताया होगा। राहुल गांधी के दावों के बाद बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का इस मामले पर कहना है कि राहुल गांधी के बयान में कोई दम नहीं है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ना डरे हैं ना डरेंगे। ना राहुल गांधी पहले डरा है, ना अब डरा है, ना आगे डरेंगे।
और पूरी की पूरी कांग्रेस ना पहले डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेंगे, ना किसी को डराएंगे, ना किसी से डरेंगे। हम देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है, वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए। मुफ्ती जाहिद अली खान ने सवाल तो उठाई हैं, साथ ही देश के गुमराह होने और टुकड़े होने की धमकी भी दी है। सवाल है कि कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाकर और देश को तोड़ने और उसको धमकी देने के पीछे मौलाना की मंशा क्या है, देखिए रिपोर्ट। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में क्या आया, तथा कथित धर्म के ठेकेदारों को परेशानी होने लगी। देश में भड़काने का काम शुरू हो गया। छाती पीट पीट कर नफरती एजेंडा चलाया जाने लगा। देश के टुकड़े करने की सरेआम धमकी दी जाने लग गई। देश की अदालतों पर ही सवाल उठाने लग गए। ये नफरती एजेंडा और धमकी देने का काम किसी और ने नहीं, बल्कि उस शख्स ने किया जो देश के भविष्य यानी छात्रों को शिक्षा देते आए। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के पूर्व प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने ऐसा जहर उगला कि हाईकोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। यहां तक कह दिया कि देश में झगड़ा बढ़ाने के लिए अदालतें सोच समझकर ऐसा फैसला दे रही। हाई कोर्ट और ज्यादातर कोर्ट आजकल फैसला ये सोच के कर रहे हैं कि हमारे देश में झगड़ा बढ़ाना है, घटाना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलना है, बल्कि आस्था और अपनी अपनी जो सोच है, अपनी अपनी जो ख्वाहिश है, उनकी एतबार से ये काम का किया जा रहा है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर एएमयू के पूर्व प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने फिर वही पुराना राग अलापा। 1968 के तथाकथित समझौते को सही ठहराने की कोशिश की। पंडित मदन मोहन मालवीय का जिक्र किया और आरोप लगा दिया कि अब हाईकोर्ट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने के लिए जानबूझकर ऐसा फैसला दे रहा है। दोनों अपनी अपनी जगहों पे अलग अलग हैं। कृष्ण जन्मभूमि अलग है और बाबरी मथुरा की शाही ईदगाह अलग है। दोनों अलग अलग रहेंगे। और उस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी गारंटी दी थी कि आइंदा ऐसा कोई नहीं होगा। उस वक्त के डीएम और एसएसपी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसकी दस्तखत किए थे गारंटी के ऊपर। उसके बावजूद जानबूझ के हाईकोर्ट का ये फैसला विवाद बढ़ाने के लिए, देश में झगड़ा पैदा करने के लिए और आपस में हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और एक्ट के भी खिलाफ है, फैसले के भी खिलाफ है, समझौते की भी खिलाफ है। हद तो तब हो गई जब एएमयू के पूर्व प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान धमकी पर उतर आए। जाहिद अली खान ने देश को गुलाम बनाने और तोड़ने की धमकी तक दे डाली। गुलाम होने में और टूटने में जरा सी दिल लगती है। रूस हमसे बड़ी ताकत था, सोवियत यूनियन, 16 मुल्क बन गए। जो तुम्हारा जी चाहे लिख लो, तुम्हारी हाथ में कलम है, तुम्हारे हाथ में ताकत है, देख लो। अगर इस देश को बर्बाद करने के लिए और दोबारा गुलाम बनाने के लिए और दिलों में फूट डालने के लिए ये काम होता रहेगा तो फिर इस मुल्क को अल्लाह ही बचा सकता है, वरना इस मुल्क का खुदा हाफिज। इसके अलावा और अगर चाहें कि मुसलमान मस्जिद छोड़ दें तो कयामत तक हम मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। एक ईंट तो एक ईंट, जर्रा बराबर भी मस्जिद का हिस्सा हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह हमारा वाज़ेह और स्पष्ट मौक़िफ़ है। दरअसल कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी, वर्शिप एक्ट की दलील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट की दलीलें भी खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। इसी फैसले के खिलाफ एएमयू के पूर्व प्रोफेसर बौखला गए और धमकाने पर उतर आए।
ऐसे में सवाल है कि अगर फैसला आपके हक में नहीं आएगा तो क्या देश को तोड़ने और बांटने की धमकी दोगे? क्या अदालत के फैसले पर इस तरह सवाल उठाना कोर्ट की अवमानना नहीं है? सवाल यह भी है कि देश संविधान से चलेगा या ऐसे भड़काऊ मौलानाओं के कट्टरवादी सोच से? सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे नफरती और जहरीले बयानबाजी करने वाले प्रोफेसर साहब क्या बच्चों को भी ऐसी ही कट्टर और नफरती शिक्षा देते आए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।